हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर एक ऐसा चैप्टर सीखने वाले हैं जिस चैप्टर के बारे में ऐसा बोला जाता है कि बच्चों को बहुत रुलाता है। मतलब सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, जिसका नाम है एनपीओ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या हम लोग इसको कंसर्न भी बोलते हैं। इस चैप्टर का ऐसा मानना है कि इस चैप्टर क्या करता है, लोगों को रुला देता है। बट आज के वीडियो देखने के बाद आप इस चैप्टर से रोओगे नहीं। जो आपको ज़्यादा रुलाए उससे ज़्यादा प्यार हो जाएगा। इसने आपको ज़्यादा रुलाया ना, इस वीडियो के बाद इस चैप्टर से आपको प्यार हो जाएगा। बट इसके लिए एक ही कंडीशन है स्टूडेंट, जितना मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट को पूरा सीख लेना, और एटलीस्ट मेरे सॉल्व कराए हुए एक प्रैक्टिकल सम, आप लोग प्रैक्टिकल सम का वीडियो देख लेना। उसके बाद ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। और दूसरी चीज़, मैं आपको पता है स्टूडेंट कि जो भी चीज़ें मैं सिखाता हूँ एकदम शॉर्टकट तरीके से सिखाता हूँ। मुझे टाइम बर्बाद करने में थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि मुझे मालूम है आपका भी टाइम इंपॉर्टेंस है, मेरा भी। तो मैं फुकट का थियरी ये सब आपको जो बुक में लिखा हुआ उसको बताने वाला नहीं हूँ। सिर्फ डायरेक्टली कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे जो हमारे प्रैक्टिकल सम से रिलेटेड यूज होने वाले हैं, और कैसे ट्रिक से आप सम को सीख सकते हो, एकदम ईजी बना सकते हो। ये चैप्टर से प्यार करने लगो, बोलोगे सर ये तो फाइनल अकाउंट से भी ईजी है। आप जस्ट लास्ट तक देख के देखना इस वीडियो को, और इसके बाद एक वीडियो जो प्रैक्टिकल सम करेगा। और स्टूडेंट, इन केस आप लोग कोई भी स्टूडेंट आप लोग में से क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहे, क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप लोग इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको जो भी अकाउंट्स रहेगा एकदम शॉर्टकट ट्रिक से इजी वे में आपको पढ़ा के मिलेगा। और आप लोग इस पे व्हाट्सएप पे स्टूडेंट मैसेज करो ना, क्योंकि कॉल करोगे तो शायद से मैं रिसीव ना कर पाऊँ। अभी आते हैं कि एनपीओ का मतलब क्या होता है। बोलोगे सर आप तो बोले थे थियरी नहीं बताने के लिए, फिर भी क्यों बता रहे हो? तो मैं थियरी नहीं सिखा रहा हूँ स्टूडेंट, जस्ट इसका मतलब बता देता हूँ थोड़ा सा कि नॉन ऑर्गेनाइजेशन या नॉन प्रॉफिट कंसर्न जो होता है, ये होता क्या है। इस प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, नॉट, ठीक है। इसका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। फिर क्या होता है सर इसका मतलब, ये लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। तो ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉफिट अर्न करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट जिसका एम प्रॉफिट अर्न करना होता है ना, जो बिजनेस प्रॉफिट अर्न करता है वो प्रॉफिट को फाइंड आउट करता है, फाइंड आउट प्रॉफिट करता है। कैसे करता है? प्रॉफिट अर्न करने वाले बिजनेस क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और बैलेंस शीट बनाते हैं। बट जिस ऑर्गेनाइजेशन का एम प्रॉफिट अर्न का नहीं है, जो एनपीओ है, वो लोग ये सब नहीं बनाते हैं, न अकाउंट्स बनाते हैं, न तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, न तो बैलेंस शीट। तो जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये क्या करता है, अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए एक ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, वो कैश बुक। क्या होता है स्टूडेंट? कैश बुक होता है। एनपीओ क्या होता है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस ये सब नहीं बनाते हैं। ये लोग क्या करते हैं, एक अकाउंट्स बनाते हैं जिसका नाम होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है। ये लोग अपने पास, इन लोग का मानना क्या होता है, हमारे पास जो पैसा आएगा और जो पैसा जाएगा उसका हम लोग रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। तो ये लोग रिसिप्ट और पेमेंट को हम लोग, आपको एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कौन सा होता है। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो होता है नॉमिनल, सॉरी, रिसिप्ट एंड पेमेंट जो होता है ये आपका रियल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट होता है मतलब सर मैं बताता हूँ, कैश रियल अकाउंट होता है, तो ये समझ सकते हो आप लोग, अपने समझने के लिए कैश बुक ही होता है। तो कैश बुक में क्या होता है, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब होता है बच्चा कि पैसा आया तो रिसिप्ट साइड में लिखना, पैसा गया तो पेमेंट साइड में। ये लोग ऐसे ही रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। इनके पास जो पैसा आता है उसको रिसिप्ट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और जो पैसा जाता है वो कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। अब ये जो पैसा आता है कहाँ से इनके पास, यदि लास्ट ईयर का कुछ बैलेंस बचा हुआ रहता है, पिछले साल का इनके पास कुछ कैश बैलेंस बचा रहता है ना, तो सबसे पहले उसको यहाँ पे लिख देते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कब का, लास्ट टाइम का इनका, पिछली बार का इनके पास बचा हुआ रहता है। इसके अंदर क्या होता है, इनका कैश होता है, बैंक का बैलेंस होता है, ये सब लिख देते हैं। सर और इनके पास पैसा कहाँ से आ सकता है,
कहाँ से आ सकता है? जो इनकी इनकम होते हैं ना, वो यहाँ से इनकम से इनके पैसे आते हैं। इनकम में क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है इनकम में। जैसे इनकम में सब्सक्रिप्शन होता है, सबसे ज़्यादा इनकम इनको सब्सक्रिप्शन से। क्यों? सब्सक्रिप्शन क्या होता है बच्चे? जो मेंबर लोग बनते हैं ना, सब्सक्राइब करते हैं, मतलब ये एनजीओ में मेंबर बनते हैं, जिम खाना में लोग मेंबरशिप लेते हैं, लाइब्रेरी के अंदर मेंबरशिप लेते हैं, तो उससे उनको पैसा आता है। और इसके अलावा इनको फीस आता है, डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, किसके लिए काम कर रहा है, तो उसमें फीस भी आता है, इंटरेस्ट भी आता है यदि ये लोग ने कहीं पे पैसा जमा करके रखा है। और कहाँ से आता है? और कहीं से भी इनकम आ सकता है, सैलरी इनकम, जहाँ से भी पैसा आता है सब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। और कहाँ से आता है पैसा सर? इसके अलावा ये लोग कहीं से पैसा का अरेंजमेंट होता है तो वो लाइबिलिटीज होता है। क्या होता है? लाइबिलिटीज से भी अरेंजमेंट हो सकता है। मतलब इनके पास ये जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है ना स्टूडेंट, इसके अंदर इनकम के भी पैसे रहते हैं और लाइबिलिटीज के भी होते हैं। अभी लाइबिलिटी से क्या पैसा आ सकता है इनके पास? जैसे मान लो बैंक से लोन लिया है लोगों ने, तो बैंक का लोन है, तो इसको भी ये लोग रिसिप्ट साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये कैश बुक अकाउंट है। रिसिप्ट और पेमेंट, पैसा आ रहा है ना, मतलब नहीं लगता कि लाइबिलिटी से क्या है, बट यहाँ पर ये लोग रिकॉर्ड करेंगे। और कहाँ से पैसा आ सकता है? कोई स्पेसिफिक डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन आया। ये स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है आपको नहीं समझ में आ रहा है ना? जैसे आपको कोई डोनेशन दिया, बोला कि इससे एक रूम बनवा लेना, ये बच्चे लोग को प्राइस डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मतलब एक पर्टिकुलर चीज के लिए डोनेशन मिला है, तो उसके थ्रू भी पैसा आता है। तो ये सब लाइबिलिटीज के आइटम होते हैं, ये होते हैं। तो रिसिप्ट साइड में जो उसके इनकम होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो आते हैं, और जो लाइबिलिटी से पैसा आता है वो आता है। फिर पेमेंट साइड में क्या आता है? पेमेंट साइड में एक तो इनके एक्सपेंस आ जाते हैं, जैसे ये लोग सैलरी देते हैं, तो बाई सैलरी हो गया, रेंट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, प्रिंटिंग एंड ऐसे ही इन लोग के कोई भी और भी खर्चे हो गए, ठीक है। जैसे कोई भी हो सकता है इन लोग का छोटे मोटे खर्चे, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस यदि कुछ कराया है, मतलब जो इसके एनजीओ के खर्चे होते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो सब कहाँ पे होते हैं? पेमेंट साइड। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ से पैसे जा रहे हैं, यहाँ से पैसे क्या हो रहे हैं? जा रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सर पेमेंट साइड में क्या होता है? पेमेंट साइड में होता है इसके अलावा असेट्स के आइटम होते हैं। क्यों असेट्स के आइटम क्यों आते हैं? क्योंकि असेट्स खरीदते समय भी तो पैसा जाता है। जैसे ये लोगों ने फर्नीचर खरीदा, मान लो बाई फर्नीचर खरीदा तो ये भी होता है, बुक खरीदा तो भी पैसा जाता है। इसके अलावा ये लोग ने कुछ भी ऐसा डिपॉजिट किया तो भी पैसा जा रहा है इनके पास। तो असेट्स के आइटम होते हैं। और क्या होता है यहाँ पर? इसका टोटल मारते जितना पैसा आया है और जितना पैसा गया हुआ है, तो ये लोग क्या करते हैं, जो बैलेंस बचता है यहाँ पर लिख देते हैं। बैलेंस को यहाँ पर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस करके, कैश और बैंक, मतलब इनके कैश और बैंक में इतना पैसा बचा हुआ है। एक तो ये समझ में आ गया आपको, ये लोग कौन सा अकाउंट्स बनाते हैं? रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। पैसा आया पैसा गया ये लोग बनाते हैं। ये आपको क्या होगा, क्वेश्चन के अंदर दिया रहेगा, जब एग्जाम सम आएगा ना, एक क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा पहले से। अभी यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? याद रखना है जो ये रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट रहता है ना, इसके अंदर कई सालों का डेटा हो सकता है, 2 ईयर्स 3 ईयर्स, मतलब 3 साल पहले का भी सैलरी आज हम लोग को पेमेंट किया हुआ दे सकता है। सब्सक्रिप्शन मुझे 2 साल पहले का भी रिसीव हुआ वो मिल सकता है, 2 साल पहले का जो बाकी तो वो अभी रिसीव हो सकता है, या अगले साल का एडवांस में हम लोग ले सकते हैं। तो मतलब जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट रहता है स्टूडेंट, इसके अंदर 2 साल 3 साल का भी डेटा हो सकता है। ये अपने नॉलेज के लिए रखना है। अभी आपको समझ में आया इतना क्या करना है? अभी मैं बताता हूँ कि हमारे सोल्यूशन में क्या करना रहता है, कैसे आप ट्रिक से चीज़ें सीख सकते हो, डिफिकल्ट चीज़ों को कैसे ईजी बना सकते हो एकदम।
एक बार बस कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर सब मैं सॉल्व कराऊंगा। 110% स्टूडेंट आपको समझ में आ जाएगा चैप्टर। अभी हमारे क्वेश्चन हो गए, उसके अंदर आपको ये दिया रहेगा, प्लस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया रहता है आपको, क्वेश्चन के अंदर आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दिया रहता है और एडजस्टमेंट दिया हुआ रहता है। क्या रहता है? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या होता है? वही जो फाइनल अकाउंट में होता है आपका। कुछ चीजें आउटस्टैंडिंग रहेंगी, कुछ प्रीपेड रहेगा, कुछ डेप्रिसिएशन रहेगा, कुछ अनरिकॉर्डेड रहेगा, ये सब एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। बट ये सब किसी से भी डरने का नहीं। एनपीओ आपका फेवरेट चैप्टर बनेगा, इसकी मेरी गारंटी है। बस आप कॉन्सेप्ट समझो। अभी अपने को एग्जाम में जो आंसर रहता है, आंसर के अंदर क्या करना रहता है, हम लोग को यहां पर 2 अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। एक हम लोग को यहां पर जो बनाना पड़ता है वो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स। क्या बनाना पड़ता है यहां पर? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाना पड़ता है फॉर द ईयर एंडेड। ये मैं क्या बोल रहा हूं? ईयर एंडेड। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स होता है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट्स होता है। क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट्स होता है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का डेटा होना चाहिए। ज्यादा रहेगा तो कम कर देने का, कम रहेगा तो ज्यादा कर देने का। तो स्टूडेंट समझा यहां पर, यदि 1 साल से ज्यादा का डेटा रहेगा तो उसको कम कर देने का, कम रहेगा तो ऐड करके ज्यादा कर देने का। मतलब मिला जुला के 1 साल का ही डेटा होना चाहिए। एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट्स होता है, इसलिए इसके ऊपर रूल क्या लगता है? डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो जो भी इसके खर्चे रहेंगे वो खर्चे सब कहां पे आएंगे? एक्सपेंस में आएंगे। जो इनकम रहेंगे वो कहां पे आएंगे? क्रेडिट साइड में आएगा। ये डेबिट होता है और यहां पर क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जितने भी खर्चे रहेंगे डेबिट में, इनकम है तो कहां पे आएंगे? क्रेडिट में आते हैं। एक आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट्स बनाना पड़ता है और दूसरा एक यहां पर बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। अब ये जो बैलेंस शीट होता है स्टूडेंट, ये बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड होता है। जैसे आपके फाइनल अकाउंट में होता है बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड होता है। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है आपको ऑलरेडी पता है। एक साइड लायबिलिटीज होता है और एक साइड क्या होता है? एसेट्स होता है। अभी स्टूडेंट हम लोग का बिजनेस करते हैं तो लायबिलिटी साइड में पहला क्या आता है? कैपिटल आता है। ठीक है, कैपिटल। लेकिन ये हमारा बिजनेस नहीं, हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहां पर कैपिटल ना लिख के हम लोग कैपिटल फंड वर्ड यूज करते हैं। क्योंकि एक फंड रहता है एनजीओ के अंदर, हम लोग फंड क्रिएट करते हैं। इसके अलावा जो कर्जे रहते हैं वो इसके अंदर आते हैं, जो भी एसेट्स रहता है इसके अंदर आते हैं। उसके ऊपर आएंगे कब कैसे पोस्टिंग करना है, पहले इतना समझ लेते हैं। तो हम लोग को आंसर के अंदर ये 2 चीजें बनाना होता है। एक क्या करना रहता है? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 साल का डेटा रहेगा। एक्सपेंस रहेगा, क्रेडिट में इनकम रहेगा। बैलेंस शीट बनाना पड़ता है जिसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज होता है। अभी हम लोग यहां पर बात करते हैं, ये जो सबसे पहला काम पोस्टिंग। आपको एग्जाम में 6 मार्क्स तो पोस्टिंग पे मिल जाता है। और पोस्टिंग का ये ट्रिक मैं बता रहा हूं ना, 2 मिनट में देखो आपको पोस्टिंग आ गया। क्या सर आप बोले 2 मिनट में पोस्टिंग आ गया? ऐसा क्या जादू मारने वाले हो क्या? नहीं स्टूडेंट, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया ना, तो आपको समझ जाने का पोस्टिंग आ गया। कैसे आएगा मैं करके दिखाऊंगा एग्जाम में। आप लोग इसके बाद वाला एक लेक्चर जरूर देखना, समझ कैसे सॉल्व करके मैं दिखाता हूं। अभी देखो, बस आपको एक चीज याद रखना कि जो रिसिप्ट है स्टूडेंट, ये रिसिप्ट साइड है ना, इसके अंदर का ये 90% आइटम जो होता है ना वो इनकम ही होता है। देखो इसके अंदर सब इनकम ही है। 90% आइटम सब कहां पे जाएगा? इनकम में जाता है रिसिप्ट साइड का। फिर ये 10% कहां पे जाता है? 10% लायबिलिटीज में जाता है। मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि
जो आपका रिसिप्ट साइड रहता है ना, उसके अंदर आपका क्या होता है और क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, इनकम और लायबिलिटीज होता है। ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है ये हमेशा कैंसिल हो जाता है, ये हमारा कैश जो होता है ये खत्म हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, इसको लेने का ही नहीं। इसके अलावा ये जो बचे हुए हैं ना 90% सब कहाँ पे पोस्टिंग करने का, इनकम में, 10% लायबिलिटीज में। सर मुझे कैसे पता चलेगा इनकम कौन सा है? तो मैं कौन सा बोल रहा हूँ बच्चा कि आप इनकम याद करो ही मत, आप सिर्फ लायबिलिटीज तो याद कर सकते हो ना। आप इतने साल से अकाउंट पढ़ रहे हो, लास्ट ईयर 11वीं में भी पढ़े थे, अभी 12वीं में भी पढ़ रहे हो, फाइनल अकाउंट पढ़ोगे, एडमिशन, रिटायर्ड डेथ, सब में लायबिलिटीज तो होता है ना। बैंक लोन हो गया, स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, और क्रेडिटर बिल्स पेबल तो इसके अंदर आता नहीं, इनकेस रहा तो ठीक है, इनकेस रहा तो वो क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। सिर्फ लायबिलिटीज का आइटम याद कर लो कि 10% आइटम लायबिलिटीज होता है, बचे हुए कुछ भी रहेगा सबको उठा के इनकम में लिख देना, पोस्टिंग खत्म। हुआ नहीं कमाल की बात? हाँ हो गया ना, सीख गए आप। लायबिलिटीज के आइटम याद कर लो, इसके अंदर से दो ही जगह तो पोस्टिंग होने वाला है, एक तो इनकम में जाएगा, दूसरा कहाँ पे जाएगा सर, लायबिलिटीज में जाएगा। तो जितने भी यहां पर रहेंगे इनकम साइड के आइटम सब कहां पे उठा के लिख देने का, इनकम में लिख देने का, रिसिप्ट साइड का 90% आइटम, सिर्फ लायबिलिटीज को याद रखने का कि कौन कौन सा लायबिलिटीज है, और उसको बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिख देने का। सेम ऐसे ये जो पेमेंट किया ना बच्चा, तो ये पेमेंट साइड में ना 90% आइटम एक्सपेंडिचर होते हैं, 90% आइटम क्या होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, और फिर 10% क्या होते हैं, सर आप तो कॉन्सेप्ट में ही बता दिए एसेट्स होता है। हाँ इसीलिए मैंने आपको बताया, मैंने बोला था ना कॉन्सेप्ट से सीख जाने का, एसेट्स में जाएगा। तो इसका पोस्टिंग आ गया आपको, जो भी पेमेंट साइड के आइटम रहेंगे उनको एक्सपेंडिचर में लिखने का, सिर्फ 10% आइटम का नाम याद कर लेने का कि कौन कौन से एसेट्स होते हैं, वो ऑलरेडी आपको याद है, फर्नीचर, बिल्डिंग, बुक, डिपॉजिट, कैश, बैंक, ये सब आइटम आपके क्या है, एसेट्स है। बचे हुए सब के सब एक्सपेंडिचर है। पोस्टिंग हो गया, आपने गए और यहाँ पर जाओगे, इसके अंदर क्या करोगे, जो भी एक्सपेंडिचर में है एक कहाँ से आएंगे, पेमेंट साइड वाले आइटम आएंगे। कौन से पेमेंट साइड वाले हैं, वो जो पेमेंट साइड का मैंने कितने परसेंट की बात किया था, 90% जो पेमेंट वाले आइटम है सब इसके अंदर आते हैं, एक्सपेंडिचर में आते हैं। ऐसे ही जो रिसिप्ट साइड है ना, रिसिप्ट साइड स्टूडेंट, वो रिसिप्ट साइड का 90% आइटम को हम लोग इसके अंदर लिखते हैं, वो हमारा इनकम होता है। और ये लायबिलिटीज में कहाँ से आइटम आएगा, ये रिसिप्ट साइड के जो 10% आइटम है वो आपके क्या होते हैं, लायबिलिटीज होते हैं। पेमेंट साइड के 10% के आइटम जो होते हैं वो क्या होता है, आपका असेट्स होता है। तो असेट्स क्या होता है, लायबिलिटीज क्या पहले से पता है, तो बचा हुआ सबको सब कहाँ पे लिख देना है, यदि वो पेमेंट साइड में है तो एक्सपेंडिचर में लिख देना है, रिसिप्ट साइड में है तो इनकम में लिख देना है। सॉरी, अभी स्टूडेंट को प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, एडजस्टमेंट में। सर इसके एडजस्टमेंट तो इतना घुमा के होता है, मुझे समझता ही नहीं क्या दिया है। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट, आप मेरे पास पढ़ रहे हो ना, ये वीडियो किसी उम्मीद से आपने चालू किया ना, क्योंकि आपको नहीं आ रहा है, मुझे मालूम ही नहीं आ रहा है, और बहुत सारे लोग ने बहुत कुछ सिखाया फिर भी नहीं आ रहा है, इसलिए आपने वापस इस वीडियो को ओपन किया। नहीं तो आप लोग मेरे वीडियो को क्यों देखते हैं? तो मैं आपको सिखा के दूंगा, इसकी गारंटी लेता हूँ। अभी वो जो जितने भी एडजस्टमेंट रहते हैं ना, पढ़ के कुछ नहीं समझता ना, कोई टेंशन नहीं लेने का, ये 4 लाइन पहले याद कर लेने का। ये 4 क्या है, पहला, यदि कोई आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग कोई चीज़ है और वो कब का है, करंट ईयर का, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, तो उसको जाके यदि कोई भी एक्सपेंस रहेगा तो एक्सपेंस में ऐड करने का, इनकम रहेगा तो इनकम में ऐड करने का, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को क्या करने का, ऐड करने का। और एक करंट ईयर का है इसलिए इसके 2 इफेक्ट आएंगे। कितने इफेक्ट आएंगे, 2 इफेक्ट देने का। वो 2 इफेक्ट क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगा अभी नीचे एडजस्टमेंट लिख के, लेकिन बस याद रखो करंट ईयर वाले को ऐड करने का, करंट ईयर का होने की वजह से इसके कितने इफेक्ट आएंगे, 2 इफेक्ट आएंगे। यदि यही आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का नहीं है, ये आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का नहीं है, कब का है, आउटस्टैंडिंग है लेकिन ये लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग को लेस कर देने का। इनकम रहेगा तो इनकम में से, एक्सपेंस रहेगा तो एक्सपेंस में से। इसका एक एग्जांपल देखिए हम लोग जब करेंगे ना स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में जब एग्जांपल दिखाऊंगा, देखो कैसे 100% काम करता है। सबसे कंफ्यूजन यही होता है जो कि एक ही बार में हो जाता है।
बस आपको यहाँ पे याद रखना है लास्ट ईयर वाले का वन इफेक्ट रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट रहेगा। लास्ट ईयर वाले का एक इफेक्ट रहेगा। आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का तो लेस करने का, करंट ईयर का है तो ऐड करने का, लेकिन दो इफेक्ट देने करंट ईयर वाले का। वो डिपेंड करता है, यदि एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का रहेगा तो लायबिलिटीज जाएगा, इनकम आउटस्टैंडिंग रहेगा तो दूसरा इफेक्ट असेट्स में जाएगा। तो बस इतना याद रखना है। ऐसे प्रीपेड वाले के लिए, प्रीपेड यदि कोई है और वो प्रीपेड कब का है, करंट ईयर का है, करंट ईयर का प्रीपेड है तो उसको लेस करने का, क्या करने का स्टूडेंट, लेस करने का। करंट ईयर वाले का कितना इफेक्ट देने का, टू इफेक्ट, करंट ईयर वाले का टू इफेक्ट आएगा। करंट ईयर का कितना इफेक्ट आएगा, टू इफेक्ट आएगा। यही प्रीपेड यदि लास्ट ईयर का है, प्रीपेड आपका कब का है, लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर के प्रीपेड को क्या कर देने का, यहां पर ऐड कर देने का, ऐड। इसके कितने इफेक्ट आएंगे, वन इफेक्ट आएंगे। और सबसे ज्यादा मालूम है कंफ्यूजन यही करता है, आपको सब्सक्रिप्शन दिया रहेगा उसमें 4 एडजस्टमेंट दे दिया रहेगा, बोलेगा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का प्रीपेड है, और स्टूडेंट देख के डर जाते हैं। सिर्फ इतना याद रखो, जो मैंने बता रहा हूं इसको याद रखो। देखो कैसे हम लोग को कोई भी सम लेकर बैठो, इसको ऐसे गुरु मंत्र को रख देना और इसको यूज करना, देखो कैसे काम करता है। इसके अलावा कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं, जो होते हैं बाकी एडजस्टमेंट तो आपको ऐसे ही समझेगा, कौन कौन से एडजस्टमेंट जो आपको पूछे जाते हैं, और यही सब एडजस्टमेंट रिपीट होते हैं और बार बार आपको समझेगा। एक हम लोग फर्स्ट इफेक्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ पर सेकेंड इफेक्ट की बात कर लेते हैं। अभी यहां पर एडजस्टमेंट में लिख देता हूं। एक आता है कोई भी चीज को कैपिटलाइज करने के लिए बोलेगा, इनकम कैपिटलाइज करने के लिए बोलेगा, इनकम कैपिटलाइज। यदि कोई भी इनकम आपको कैपिटलाइज करने के लिए बोला ना स्टूडेंट, तो जिस इनकम को बोला रहेगा उसमें से लेस करने का, लेस फ्रॉम इनकम, जिसमें से बोला रहेगा उसमें से लेस करने का, और उसका दूसरा इफेक्ट जो रहेगा ऐड कर देने का। कहां पे ऐड करने का, ऐड इन कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देने का, राइट। दूसरा एडजस्टमेंट जो आता है वो आता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन बोला तो लेस करेंगे, लेस फ्रॉम फिक्स्ड असेट्स। दूसरा इफेक्ट इसको एक्सपेंसेस में लिख देंगे, क्योंकि हमारे लिए लॉस हो रहा है ना, खर्चा ही हो रहा है ना, मेरे एसेट्स का वैल्यू कम हो रहा है। ये दो एडजस्टमेंट नॉर्मल एडजस्टमेंट आते हैं। बाकी मैं यहां पर लिख के दे रहा हूं, आपको कोई भी चैप्टर कोई भी एडजस्टमेंट डिफिकल्ट नहीं लगेगा, 100% सीख जाओगे। थर्ड लेक्चर में सम सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। अभी यहां पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है मान लो, तो ऐड इन एक्सपेंस करने का, एक करंट ईयर की बात कर रहा हूं मैं, करंट ईयर वाले का दो इफेक्ट की बात कर लेता हूं। ऐड इन एक्सपेंस ऐसे ऊपर मैंने सिखा दिया हूं, फिर भी बता दे रहा हूं। जो ये भी एक्सपेंस रहेगा उसके अंदर जाके ऐड कर देना। दूसरा देना बाकी है तो लायबिलिटीज में जाएगा, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में आ जाएगा। यदि यही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का है तो क्या करने का, लेस करने का, लेस इन एक्सपेंस। दूसरा इफेक्ट नहीं होगा, इसका दूसरा इफेक्ट नहीं देने का, जो कि ऊपर मैंने लिख के दिया हूं। आई थिंक वहां पे आपको समझा रहेगा, यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं बस। यहां पर ऐसे ही यदि आपका प्रीपेड एक्सपेंस है और वो कौन सा, करंट ईयर का है, करंट ईयर का प्रीपेड है, तो इसको लेस करने का, लेस फ्रॉम एक्सपेंस। दूसरा हम लोगों ने एडवांस में दिया स्टूडेंट, तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा, बैलेंस शीट के असेट साइड में जाके लिख देने का। अभी यही यदि मान लेते हैं कि प्रीपेड एक्सपेंस
यदि प्रीपेड ही हम लोग का प्रीपेड मान लेते हैं लास्ट ईयर का है, तो लास्ट ईयर के प्रीपेड के लिए क्या रूल है, ये जो लास्ट ईयर का प्रीपेड होता है स्टूडेंट, इसको ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर दिया तो मतलब वो करंट ईयर का इनकम है, ऐड कर देने का, ऐड इन एक्सपेंस में ऐड कर देने का। इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा, ऐड कर देंगे लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट नहीं आएगा। अभी हम लोग को ऐसे ही इनकम के बारे में बात कर लेते हैं कि इनकम के लिए क्या रूल होता है। सेम जो यहां पर बताया, सेम यही रूल आपका कहां पे अप्लीकेबल हो जाएगा, इनकम में अप्लीकेबल होता है। चलो ठीक है, तो यहां पर इनकम के लिए हम लोग यहां पर एडजस्टमेंट में लिख देता हूं, एडजस्टमेंट फर्स्ट इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट। अभी जैसे यहां पर, जैसे मैंने इसके बारे में बात किया, ऐसे यहां पर इनकम का भी हो सकता है आउटस्टैंडिंग इनकम, करंट ईयर का हो सकता है, करंट ईयर का इनकम आउटस्टैंडिंग है। तो क्या करने का, ऐड करने का, जो भी इनकम आउटस्टैंडिंग रहेगा उसके अंदर ऐड करने का, ऐड इन इनकम, इनकम में जाके ऐड कर देना। जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, सब्सक्रिप्शन में ऐड कर देने का, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, इंटरेस्ट में ऐड कर देने का। और दूसरा है इनकम हमारा आउटस्टैंडिंग मतलब मिलने वाला है, इसलिए इसको बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखने का, समझा। दूसरा, ऐसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम आपको लास्ट ईयर का दिया हुआ हो सकता है, तो लास्ट ईयर वाले का मैंने बोला था सिर्फ और सिर्फ वन इफेक्ट होगा, एक लेस होगा, लेस कर देंगे, लेस फ्रॉम इनकम, जो इनकम आउटस्टैंडिंग रहेगा उसके अंदर से लेस कर देंगे, दूसरा इफेक्ट इसका नहीं जाता है। यदि हम लोग को यहां पर प्रीपेड आता है, प्रीपेड इनकम और एक करंट ईयर का है, तो करंट प्रीपेड को लेस करने का, लेस फ्रॉम इनकम, इनकम में से लेस कर देंगे। और इसका दूसरा इफेक्ट, हमने इनकम को एडवांस में लिया मतलब ये हमारे बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जाएगा, राइट। यदि यही हम लोग को प्रीपेड इनकम लास्ट ईयर का दिया, मतलब लास्ट ईयर दिया था प्रीपेड, मतलब वो करंट ईयर का इनकम है, सिंपल सी बात है, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड इन इनकम, बट ये लास्ट ईयर का इसलिए इसका दूसरा इफेक्ट नहीं जाएगा। तो इतना एडजस्टमेंट यदि स्टूडेंट आप पढ़ लेते हो तो कोई आपको बोलते ना, इसमें कभी भी नहीं लगेगा कि डिफिकल्ट है आपको। ये जो एडजस्टमेंट है इसको नोट डाउन करके रख लो, और कोई भी आपको यहाँ पर डिफिकल्ट नहीं लग सकता है एनपीओ, और एनपीओ से रियली आपको पसंदीदा सब्जेक्ट हो जाएगा, जहाँ पर चैप्टर, जहाँ पर फुल मार्क्स लाओगे। मैं आपको प्रैक्टिकल सम इसके सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता देता हूँ कि ये लोग क्या है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनके जो प्रॉफिट होता है ना उसको प्रॉफिट नहीं बोलते हैं। जब हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर बनाते हैं, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो इसका टोटल मारते हैं, जो भी साइड का ज़्यादा, जैसे इनकम साइड का ज़्यादा है इसको दोनों साइड लिखते हैं, और एक्सपेंस वाला कम है तो डिफरेंस, सिंपल सी बात है, और यदि डेबिट में डिफरेंस आया तो यहाँ पर ये लोग सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्लस, सरप्लस आता है। और यही मान लेते हैं कि यदि आपका एक्सपेंस साइड का ज़्यादा है, एक्सपेंस साइड का इस साइड का ज़्यादा है और इस साइड का कम है, तो यहाँ पर डिफरेंस आएगा, और यदि यहाँ पर डिफरेंस आता है तो उसको बाय डेफिसिएट बोलते हैं। इसको ट्रांसफर कहाँ पे करते हैं? सरप्लस आता है तो ऐड हो जाता है, ऐड इन कैपिटल फंड में, सरप्लस को हम लोग ऐड कर देते हैं, और इनकेस डेफिसिएट आया तो डेफिसिएट को लेस कर देते हैं, लेस कर देते हैं। तो ये पूरा तरीका था स्टूडेंट। आई होप आपको इतने कम समय में इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखाया रहेगा।
इसके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। आप लोगों ने जितना भी वीडियो देखे रहोगे उसके अंदर आपको बहुत कुछ सिखाया हुआ रहेगा, बहुत टाइम आपका कंज्यूम किया हुआ रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सम को, थैंक यू सो मच।